हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th टर्म 2 बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। जैसा कि आपको अपडेट मिल चुका होगा कि इस बार इवोल्यूशन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले हम लोग एनसीईआरटी से इस हेरिडिटी को ख़त्म करते हैं। इसके बाद मेरी अपनी स्लाइड होगी जैसे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में थी, और फिर हेरिडिटी से जुड़े हुए पिछले प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, ऐसी एक सीरीज मैं इस पे लेकर के आऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ हेरिडिटी चैप्टर क्लास 10th टर्म 2। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे पहला लाइन बता रहा है, वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम अपने ही जैसे जीव को दुनिया में लेकर के आते हैं। ये तो तय है कि जीव हमारी तरह होते हैं, लेकिन जीव में कुछ डिफरेंस होती हैं, जैसे शक्ल सूरत का डिफरेंस होना, बालों का डिफरेंस होना, हाइट का डिफरेंस होना, बोलचाल का डिफरेंस होना, आवाज़ का डिफरेंस होना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंस क्यों आती है और क्यों रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी चैप्टर को जोड़ के देखा जाता है। आपने इससे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में क्यों ज़रूरी होती है। उस समय मैंने आपको एक लाइन बोला था कि जब हम हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डीएनए कॉपिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वेरिएशन, यानी कि मैं अगर अपना एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन करूं और अगर उसमें कोई वेरिएशन ना हो और एकदम टू कॉपी मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी जैसा हो, उसका शक्ल सूरत हाइट पर्सनालिटी बाल चेहरा सब कुछ हो, तो एक नई पहचान के साथ नहीं जी सकेगा, लोग उसे मेरे ही नाम से जानेंगे। तो ईश्वर ने अपनी इस किंगडम में इस तरह की एक खास चीज़ें लाई कि जब वही पिता रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करेगा और जो अपने स्पर्म के ज़रिए जब वो अपनी जीन्स को या अपने डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करेगा तो उसमें उसकी कॉपिंग में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस की वजह से उसके चेहरे में और पेरेंट के चेहरे में एक डिफरेंस होगी, बोलचाल में डिफरेंस होगी, हाइट की डिफरेंस होगी, सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट 100% कॉपी कोई नहीं बनेगा। खैर, तो अब हेरिडिटी इवोल्यूशन में इस लाइन को हम लोग आगे दोहराते हैं। दूसरा लाइन कह रहा है, वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट वो रेयरली होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने अक्सर हाँ पढ़ रखा है कि यहाँ पर वेरिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में हम अपने आप में एक अकेले और सिंगल दिखते हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं दिखता। और अगर ये वेरिएशन ना हो और सारी पॉपुलेशन बिल्कुल एज इट इज़ एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो जाए तो इस दुनिया में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि माननीय मोदी जी कौन है और सुमित सिंह कौन है। इसलिए वेरिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। समझना, if we observe a field of sugarcane, we find a very little variation among the individual plant, but in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variation are visible among different individuals. आप सरसों की खेत में चले जाएं, आप गन्ने की खेत में चले जाएं, आप किसी भी फसल के खेत में चले जाएं, आप ये देखते हैं कि फसल पूरी एक जैसी दिखती है, एक समान दिखती है। तो ये हम लोग देख करके कहते हैं वो दूर देखो वहाँ पे सरसों की खेत है, सारे एक जैसे लगते हैं। लेकिन यही अगर दूर एक छोटी सी फील्ड में कुछ भैंस, कुछ गाय, कुछ गधे, कुछ डॉग्स, कुछ ह्यूमन बींग्स खड़े हों तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं, वो देखो उतनी 4 गायें हैं, 3 भैंस है, 2 इंसान हैं, 2 गधे हैं, 2 डॉग्स हैं। हम डिफरेंस करके बताते हैं क्योंकि हम सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड हैं, तो हमें वेरिएशन साफ साफ होती है और बहुत ज़्यादा। और हमारी वेरिएशन कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न, हमारी जो जीन की पैटर्न होती है, हमारी जो डीएनए की पैटर्न होती है, उस पर आधारित होती है। जाहिर सी बात है, हमारी सीक्वेंस में ह्यूमन मतलब हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम से पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो वेरिएशन होगी वो इंसानों के अंदर एक लिमिटेड वेरिएशन के अंदर ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम में वेरिएशन हो जाए और हमारे अंदर में मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे 8 हाथ निकल आए, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि साइड में एक और लिम्स निकल आते हैं, कभी 6 उंगलियां निकल आती हैं, कभी 2 बच्चे एक साथ हेड जॉइंट करके निकल आते हैं। ये सब चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। जनरली हम यही देखते हैं कि एक जनरल वेरिएशन होती है और वेरिएशन हमारी बहुत लिमिटेड है। इतना नहीं कि इतना वेराई कर जाए कि फिर हम यही ना लगे कि हम इंसान हैं। ये चैप्टर हमें बताएगा कि किन फैक्टर्स के जरिए हम में वो बदलाव देखे जाते हैं। आइए उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। तो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन,
अब यहाँ पे देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंजेस इन इट। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो तुरंत एक कॉमन बेसिक डिजाइन, यानी कि मैं रिप्रोड्यूस करूंगा तो जो बच्चा रिप्रोड्यूस होकर के आएगा उसकी बॉडी की डिजाइन मेरी बॉडी की डिजाइन सिमिलर होगी। डिफरेंस क्या होंगे? हेयर का डिफरेंस हो सकता है, कलर का डिफरेंस हो सकता है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, उंगलियों के डिजाइन का डिफरेंस हो सकता है, बट मोस्टली हमारी बॉडी डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगी। Now think about what would happen when this generation in its turn reproduces. The second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly crafted differences. अब सोचिए कि आपके बच्चे ने जन्म ले लिया, अब वो भी बड़ा हो गया, अब वो भी रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद आप देखेंगे कि जो उसने आपसे कोडिंग ली थी, यानी कि वो बॉडी डिज़ाइन, वो फर्दर वही बॉडी डिज़ाइन को कैरी आउट करेगा, लेकिन जो डिफरेंसेस उसने अपनी बॉडी में आपके अलावा पाई थी उसकी भी झलक उसकी अगली जनरेशन में देखने को मिलती है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? मतलब ये कि हमारे पापा ने जब रिप्रोड्यूस किया तो उनके गुण हमारे अंदर आए, लेकिन इन गुणों के बाद मेरे अपने भी कुछ गुण थे जो मुझे पिता से अलग मिले, चाहे वो पर्यावरण की वजह से मिले हों, चाहे भोजन की वजह से मिले हों, स्थान की वजह से मिले हों, परवरिश की जिस तरह से भी। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर में दबी हुई हैं। अब मैं फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूंगा तो मेरी वो जीन्स, वो डीएनए भी जाएंगी और मेरे बच्चे में एक्सप्रेस होंगी, जो मेरे फादर से अलग होंगी, मुझसे अलग होंगी। कुछ उसमें मेरे फादर का भी जाएगा जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी आप नहीं कहते मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, ये वर्ड आप हमेशा बोलते हैं। तो कभी कभी हमारे जीन्स भी जो होते हैं वो मौका नहीं पाने की वजह से दबे रह जाते हैं, रेसेसिव रह जाते हैं, और अगली जनरेशन में जाकर के वो रिपीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पीढ़ी में 5 लोग लगातार गंजे हैं, छठी इंसान जो पैदा होती है वो लाइफ लॉन्ग उसके बाल नहीं झड़ते हैं, तो लोग कहते हैं यार इसके खानदान में सब तो गंजे हो गए थे, ये नहीं हुआ। तो हो सकता है उन 5 लोगों से पहले कोई एक ऐसी पीढ़ी रही होगी जिसमें लोग गंजे नहीं रहे होंगे, और वो वाली चीज़ें पिछले 5 जनरेशन में दबी रह गई, और अब जाकर के वो एक्सप्रेस हुई छठी जनरेशन। समझ रहे मेरी बात को? कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ समय के लिए दबे रह जाते हैं, लेकिन वो उभर के आते हैं। इस चैप्टर में जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि इसमें मेंडल, जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, उनकी बात होगी, और ये मेंडल साहब ने ही ये हेरिडिटी हमारे सामने दुनिया में लाई। यानी कि कुल मिलाकर के कह दे कि हेरिडिटरी साइंस के फादर अगर हम कहें मेंडल साहब को तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, वही फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अच्छा, क्या था उनका योगदान? देखिए, वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। मॉन्क मतलब पुजारी होते हैं। चर्च में वो पूजा पाठ करते थे। एक बार का वाकया है, पूजा पाठ करने के बाद वो अपने चर्च में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो अपने गार्डन में चले गए। गार्डन में जब वो पहुंचे तो वहाँ पे उनकी नज़र मटर के पौधों पे पड़ी। हालांकि कई पौधे रहे होंगे, लेकिन उस समय में जिस तरह से हम लोग न्यूटन की बात करते हैं तो एप्पल का नाम याद आ जाता है। उनकी नज़र उस एप्पल पे पड़ी थी, उसी प्रकार से इनकी नज़र उन पी प्लांट पे पड़ी। पी प्लांट को देखते इनके दिमाग में कुछ ख्याल आया। ख्याल ये कि यार एक ही क्यारी थी, उसी में कुछ पौधे बड़े थे, कुछ छोटे थे। पहला कैरेक्टर इन्होंने देखा कि डिफरेंस जब एक साथ लगाया गया तो कोई लंबा कैसे हो गया और कोई छोटा कैसे रह गया, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने देखा कि जो पॉड थे, जो मटर का वो जो फसल निकलती है, जो बाजार में हम लोग जिसको मटर का फसल देखते हैं, तो उन्होंने देखा किसी के पॉड की कलर ग्रीन थी और किसी की येलो थी। इनको दूसरा डिफरेंस मिला। तीसरा, जब उस मटर को उसमें से निकाल करके उन्होंने देखा तो कुछ राउंड थे और कुछ रिंकल्ड थे। राउंड का मतलब दाने एकदम बिल्कुल गोल गोल थे और कुछ सिकुड़े हुए बिल्कुल मुरझाए से थे। तो हाइट की बात आई, पॉड की बात आई, पॉड के कलर की बात आई, पॉड के शेप की बात आई, और उसमें टॉल ड्वार्फ यानी कि हाइट की बात तो आ ही गई। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक ही फसल, एक ही फैमिली में इतने सारे डिफरेंस क्यों हैं, जब लगाई गई जगह सेम है, उनको दी गई जो केयर है वो एक जैसी है, सबको इक्वली केयर किया गया, सबको इक्वली सारी चीज़ें दी गई, फिर इतनी सारी डिफरेंसेस कैसे हो सकती है। इसको उन्होंने अपनी स्टडी में शामिल किया और इसके लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया, जिसको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना गया। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एक फसल के कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे फसल के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर देना।
जिससे कि जो नई पीढ़ी निकल के आए उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे कि आपने साहिवाल काऊ का नाम आपने सुना है, जैसे आपने डॉली शिप का नाम आपने सुना है, जैसे अंगूरा गोट का नाम आपने सुना है, जैसे बहुत सारे डॉग के ब्रीड्स का आपने नाम सुना है। ये वो हैं जिनके अंदर में आप देखते हैं कि इनको हाइब्रिडाइजेशन करके इनके अंदर कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को लाया गया। आज भी आपके सामने बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हमारे समाज में जो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की तरफ दर्शाती हैं, दिखलाती हैं। ये चैप्टर उसी के बारे में। हम मेंडल के उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे जो मेंडल साहब ने अपने अनुभव से दिया था। इसमें हम ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कौन सी कैरेक्टर को किससे क्रॉस कराया गया तो उसका रिजल्ट क्या था, मेंडल के अपने ऑब्जर्वेशन क्या थे, उनके लॉ ऑफ हेरिडिटी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये उनकी तमाम लॉ थी। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, तो सेकेंड जनरेशन में कुछ डिफरेंस हुआ। फिगर 9.1 में देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में आप देख रहे हैं एक पे यहाँ पे हेड साइड में डिफरेंस है, एक यहाँ पे लेग साइड में डिफरेंस है। अब इसकी अगली जनरेशन में देखिए, जनरेशन यहाँ आपको कलर का दिख रहा है, सब कुछ सेम है, एक कलर चेंज। यहाँ पे इसने सब कुछ सही किया, लेकिन इसमें यहाँ देखिए ये एक दूसरी कलर आ गई, एक ब्लैक रह गया। यानी कि हर बार इस पूरी चेन को देखने के बाद हमको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान में डीएनए कॉपिंग में थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें बदलाव देखे जाते हैं। आप बदलाव देख सकते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स में। चलिए, फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस। यहाँ पे मान लो मैं हूँ, मैंने सिंगली रिप्रोड्यूस किया, एज हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लो कि एसेक्सुअल, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। जाहिर सी बात है कि अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो जो रिजल्टेंट दो बैक्टीरिया हैं वो भी डिवाइड होंगे, एंड द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। यहां पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बहुत माइनर चेंजेस या कभी वो भी नहीं दिखते हैं। देयर वुड बी अ वेरी माइनर डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आपने बहुत कम एरर्स देखे हैं, या यूं कहें कि वो एज इट इज अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, क्यों? तो आपका जवाब होगा जब उनकी डीएनए कॉपिंग होती हो तो उसमें एरर की मात्रा नाम मात्र की होती है, इसकी वजह से वेरिएशन हो नहीं पाता है। इसी की वजह से जो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंस नाम मात्र का होता है। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को? आप इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमसे, ताकि जो बच्चे वीडियो के जरिए इसको भविष्य में देखें या आज देखें, कल देखें, कभी भी देखें, तो उन्हें ऐसा लगे कि हम लोग एक लाइव सेशन किए थे। ये लाइव सेशन है तो इसमें आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। तो ये क्लियर आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होने का कारण होता है डीएनए कॉपिंग में बहुत माइनर एरर्स होते हैं, या यूं कहें डीएनए कॉपिंग 100% एकदम एक्चुअल होती है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होते। अच्छा, फिर do all these variation in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. Depending on the nature of variation, different individuals would have different kind of advantage. अर्थात बच्चों इस लाइन का मतलब देखिए, क्या जो वेरिएशंस उन स्पीसीज में हुई है क्या सबके सर्वाइव होने का चांस इक्वल है इन्वायरमेंट में? तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, किस में किस तरह का वेरिएशन हुआ। अब मान लीजिए किसी में वेरिएशन कानों का हो गया, अब हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात इसमें कर लें। मान लो मुझे पहाड़ी इलाके में जन्म लेना है और मेरे कान बड़े हो गए, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं। रीजन क्या है कि पहाड़ी इलाके के लोगों का कान छोटा होना चाहिए, एयर की पासेस के लिए कम सुटेबल होता है, ठीक। उसी तरह से आपने कभी चाइनीज लोगों को देखा, उनके आंख छोटे छोटे होते हैं, नाक छोटे छोटे होते हैं। ये वेरिएशन उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बेस्ट बनाता है उनको सरवाइव करने के लिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उनकी बॉडी का डिजाइन, उनकी बनावट, उनका चेहरा, उनके नाक का डिजाइन, उनकी आंख का, कान का डिजाइन, ये उनके देश के हिसाब से सबसे सुटेबल है। इस वजह से चाइनीज, जापानीज वैसे दिखते हैं और हम इंडियंस मॉडरेट कंडीशंस में रहते हैं। इस वजह से हमारी हर चीज़ उभर के आती है, हमारे नाक का, नाक सब लगभग, और अन्य देशों के अपेक्षा हमारी डिज़ाइन, लोग कहते हैं फेस कट वगैरह एशियन लोगों का अच्छा होता है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें पाई जाती है।
एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम रेनी सीजन, सब कुछ हमारे यहाँ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ केवल गर्मी है, वहाँ जाहिर सी बात है वेरिएशन उसी के हिसाब से होगा बॉडी में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ केवल ठंडी रहती है, सालों भर 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे रहता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ जन्म लेने वाले बच्चे में जो वेरिएशन देखी जाएगी वो ठंड के अनुकूल देखी जाएगी। और जाहिर सी बात है जब बात भारत देश की आएगी तो यहाँ पर सारे मौसम पाए जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की वेरिएशन भी मॉडरेट होती है अन्य कंट्रीज़ की अपेक्षा। खैर, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति के सर्वाइवल का जो सीमा है वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। Different kind of bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, but as we have discussed earlier, selection of variants by environmental factor forms the basis of evolutionary process। अर्थात बच्चों, अब मान लो हम नॉर्मल थे, ठीक, हमारे पेरेंट्स नॉर्मल थे, हम जिस समय हमारी जन्म हुई उसी साल उसी समय से इस देश की टेम्परेचर में एक गजब का उछाल आया, और ये उछाल स्थायी था, मतलब परमानेंट था। तो इस उछाल का साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट ये होगा कि हमारे जैसे लोग जो उसमें पैदा हुए हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो हमारी पिछली जनरेशन उतनी गर्मी नहीं देखी है, तो आपने सुना होगा इस बार लू लगने से इतने लोग मर गए, तो बहुत सारे लोग उस गर्मी को नहीं सह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी सेल डाई होगी, इसकी वजह से वो भी उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन फिर मैं जब रिप्रोड्यूस करूंगा तो उस समय में मेरे बच्चे इसी माहौल में हमारा पालन पोषण हुआ और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ बाकायदा पूरी एक मैकेनिज्म अपनी बॉडी में तैयार कर ली है, तो जाहिर सी बात है मेरी आने वाली जनरेशन उस इन्वायरमेंट के साथ कोप कर जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से वो फैक्टर्स मौजूद होंगे जो उसे हीट के प्रति रेजिस्टेंट करेंगे और वो उस हीट में वो आराम से रह पाएगा। कभी कभी आप कहते हैं ना अफ्रीकन लोग बहुत काले होते हैं, तो इसका भी कारण है कि अफ्रीका में लंबे समय तक बहुत गर्म तापमान रही। उस तापमान के रहने की वजह से आपको पता है हमारे चेहरे का कलर हमारे मेलानिन पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। मेलानिन पिगमेंट्स जितनी ज़्यादा बनती है उतनी ही ज़्यादा हमारे चेहरे की रंग डार्क होती है, और जितनी कम बनती है हम उतने ही ज़्यादा फेयर होते हैं। हालांकि फेयर वर्ड पे अब केस हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ग्लो कह सकते हैं। ठीक है, फेयर एंड लवली भी अपना नाम चेंज कर दिया, क्या बात है। एक क्वेश्चन आता है इसमें, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, ये ट्रेट ए है, ये कोई भी एक ट्रेट है जो पॉपुलेशन में 10% एग्जिस्ट कर रही है, ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, मतलब किसी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिव, मतलब कोई ऐसी एसेक्सुअल स्पीसीज है जो रिप्रोड्यूस कर रही है और उसकी मात्रा पॉपुलेशन में मात्र 10% है। एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और दूसरी उसी की कोई दूसरी ट्रेट है वो 60% उस पॉपुलेशन में, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव एराइजन अर्लियर, कौन सी ट्रेट इसमें से पहले एराइज हुई होगी, जो 10% है वो या जो 60% है वो? आप लोगों का क्या अनुमान है? देखिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रेट ए है, एग्जिस्ट कर रही है 10% पॉपुलेशन में ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, किसी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो एसेक्सुअल स्पीसीज हो, उसकी 10% पॉपुलेशन बची हुई है। एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन सेम है, यानी कि जाहिर सी बात है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है, लेकिन उसकी ट्रेट भी दूसरी वैरायटी जो है वो 60% है, तो विच ट्रेट इज लाइकली टू बी हैव एराइजन अर्लियर? तो जाहिर सी बात है आप इसमें जवाब आपका 10% की तरफ जाना चाहिए। पहले कौन आया होगा? 10%। अब सवाल ये है कि ट्रेट ए ट्रेट बी में आपका जवाब आएगा कि अरे सर ट्रेट बी तो ज्यादा है तो शायद ये होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर आ रहा है एराइजन अर्लियर, मतलब पहले कौन आया होगा, तो जो पहले आया होगा बहुत पहले, धीरे 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 उसकी फैमिली क्या होती है, एक टाइम के बाद कम ही होती है ना। अब जाहिर सी बात है तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसके साथ आप जाएंगे, ठीक, ये सोचने वाली बात है। क्यों अब डायनासोर्स कम क्यों है? वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे, लेकिन उनकी मात्रा कम या खत्म क्यों हो गए? क्योंकि एक टाइम के बाद जब उनको सूटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले होंगे, जिसकी वजह से उनको भोजन का संकट आया होगा, सर्वाइवल का संकट आया होगा,
कोई उल्का पिंड गिर गया होगा, कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिनकी वजह से उनकी स्पीसीज नष्ट हो गई। तो ये पहले की। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। अभी इस प्रश्न का जवाब हमने आपको बहुत सिंपली बताया कि जो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज, मतलब मैं एक होमोसेपियन हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर में अगर वेरिएशन होगा तो सर्वाइवल कैसे। अब मान लीजिए इस समय में हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 अपने हाथ पांव पसार रहा है बहुत जोर शोर से। इस समय में ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, 2-3 वेव भी आ चुकी है, तीसरी वेव है ऑलरेडी। डेल्टा वेरिएंट से इसको खतरनाक बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि हर बार वायरस अपने में म्यूटेशन कर रहा है और कुछ नए कैरेक्टर्स को लेकर के आ रहा है। तो सोचो इस समय गर्भ में एक बच्चा होगा, एक माँ होगी जिसने अभी तक अपने आप को इंजेक्ट करा लिया होगा और उनकी बॉडी में 2, 4, 3 महीने 6 महीने के बाद उनकी बॉडी में वो तमाम एंटीबॉडीज बनने लगी होंगी जिसकी आवश्यकता उस बीमारी से लड़ने के लिए होती है। तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी अपनी माँ से वो पोषण लेके वो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में धीरे धीरे बना रहा होगा। और जाहिर सी बात है बच्चे के जन्म लेने के बाद जब बच्चा माँ का दूध पिएगा तो माँ भी अपने दूध के जरिए उसको तमाम वो इम्यूनिटी देने का प्रयास करेंगी जिससे कि वो उस वायरस से लड़ सके। तो ये तो रहा आपके प्रश्न का आंसर कि अगर थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन होगा तो वेरिएशन के बाद सर्वाइवल बेटर होगी। अब थोड़ी गर्मी बढ़ जाए और इस समय नए जनरेशन के आने का समय हो तो बच्चे जब जन्म लेंगे वो अगर शुरुआत से 50 डिग्री पे धरती पे आए हैं तो 50 उनके लिए नॉर्मल होगा, उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। लेकिन हम लोग अगर 30 में पैदा हुए हैं तो 50 में हम लोग बिना लेकर के पूरा मोहल्ला दौड़ जाएंगे। ठीक, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वेरिएशन टाइम के अकॉर्डिंग होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब होता है माता पिता से दूसरी जनरेशन में जाने वाले गुणों को ही सरल भाषा में हम अनुवांशिकता कहते हैं। ये गुण कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल गुण भी हो सकते हैं और कुछ फिजिकल गुण भी हो सकते हैं। फिजिकल तो आपको दिखता ही है, इंसान के बच्चे इंसान जैसे, गधे के बच्चे गधे जैसे, तो वो फिजिकल है। और बायोलॉजिकल भी बहुत सारी चीज़ें। तो खैर What exactly do we mean by similarities and differences? बच्चों आप इस लाइन का मतलब बताइए कि हमारे हिसाब से सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बीच में क्या फर्क होता है। तो आपका जवाब होगा कि सिमिलैरिटी का मतलब कि सर किसी चीज को हमने रख दिया। मान लीजिए ये पेज पीछे जो एक स्लाइड पीडीएफ चल रही है, मैं इसकी प्रिंट आउट दे दूं तो ये आपके लिए सिमिलर है। आप कहोगे सर सेम टू सेम स्लाइड के ही जैसा है, लेकिन इसी में बीच में मैं एक इमेज इंसर्ट कर दूं अचानक से प्रिंट आउट निकलने से पहले, तो आपको इमीडिएट डिसिमिलैरिटी, सर इसमें वो इमेज नहीं थी सर और ये पीडीएफ में आपकी इमेज है सर, डिफरेंस है सर, एक इमेज आपने इसमें ऐड किया है। ये तो क्लियर हो जाता है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में। लेकिन ये डिफरेंसेस जब हमारी बॉडी के अंदर में होती है तो बच्चों वो कभी कभी पता चलती भी है और कभी कभी पता नहीं भी चलती है। अब बात समझ रहे हैं हमारे अंदर, जैसे हमारे माता पिता ने जब हमें जन्म दिया तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर ऑफ जीन्स हुआ होगा, उसमें से बहुत सारे जीन्स एक्सप्रेस किए होंगे जो आउटर एक्सपीरियंस हमारे अपीयरेंस में दिख रहा होगा। मतलब आउटर अपीयरेंस का मतलब है कि बाहर से वो दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी उन्होंने दी होंगी जिसका असर हमारे बॉडी के अंदरूनी तौर पे पड़ा होगा, लेकिन वो बाहर से नहीं दिख रहा होगा। जैसे एक फैमिली है, अगर उस फैमिली में लगातार लोगों को एनीमिया हुआ है या ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हुआ या कैंसर हुआ या डायबिटिक है, तो ये चीज़ें बाहर से थोड़ी दिख रही है। एक बच्चा जन्म लेगा तो देखते ही थोड़े पता चल जाएगा कि इसको भी आगे जाके डायबिटीज़ होगा या आगे जाके गंजा हो जाएगा। वो चीज़ें उसके अंदर में है, वो टाइम टू टाइम एक समय आएगा जब वो एक्सप्रेस होंगी। शुरुआती दौर में वो एक्सप्रेस नहीं होती उसके एक्सटर्नल। ठीक, ये हो गया आपका सिमिलैरिटी। अब देखिए, we know that child bears all the basic feature of human being, however it does not look exactly like its parents and human population show a great deal of variation. बच्चों ये तो आपने देखा है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म लेने के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट अपने पिता के ही जैसा दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बेसिक डिफरेंस उसमें ये देख पाते हैं कि कुछ कुछ उसमें वेरिएशन साफ तौर पे दिखती है। अब इस एक्टिविटी 9.1 को आप ध्यान से देखिए। ऑब्जर्व द ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप अपनी क्लास में जाइए और सारे के सारे लड़कों के कान को ध्यान से देखिए। ध्यान देखिएगा, कान में झुमका बाली नहीं होना चाहिए, वरना लड़कियां ये समझेंगी चोर चुआड़ है, घींच लेगा।
इसलिए कान देखते वक्त बता दीजिएगा। एक्टिविटी 9.1 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे कानों को देख रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद कहिएगा प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड लोब्स। ये देखो बच्चों, इसको लोब कहते हैं, ये कान के इस हिस्से को लोब कहते हैं। कुछ लोगों का ये लोब अटैच रहता है और किसी किसी का फ्री रहता है। एक कॉपी बनाना, एक लिस्ट बनाना, ए लिस्ट बी लिस्ट। उस लिस्ट में सभी लड़कों का नाम लिखना कि किनके फ्री लोब्स थे और किनके अटैच्ड लोब थे। कान तो कान है, कानपुर तो है नहीं, कान तो कान का ही काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके, अब देखिए यहाँ पे ये भी दिक्कत है। लाइव क्लास में सब अपना कान देख रहे हैं। देखिए भाई, वीडियो जब वायरल होगा तो ये भी एक दिक्कत है। जंगली सब, अरे अभी नहीं बोले थे, एक्टिविटी बाद में करना था, ये सब तुरंत प्रैक्टिकल ले लिए। अच्छा मान लो यही चीज़ था, अच्छा वह रिप्रोडक्शन में नहीं बताया कुछ चेक करने के लिए, क्या करते बताओ? यहाँ तो देखने लायक चीज़ थी, जो देखने लायक नहीं होती तो क्या करते, कहाँ जाते? दुष्ट कहीं के। तो यहाँ देखिए ये फिगर यहाँ पे आपको 9.2 में बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख पा रहे हैं, ये कान फ्री है और ये कान अटैच है। इसकी एक लिस्ट बने, कान था ही, कान है ही, इसको भी हम कान कहेंगे, इसको भी कान कहेंगे, लेकिन कान के डिजाइन में जरा सा फर्क। अब ये क्यों हुआ? ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन। किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें काली, कोई पूरा काला, सब कैरेक्टर है। तो किसी का बाल बाल जैसा और किसी का बाल चिड़ियाघर जैसा, जिसमें दो चार चिड़िया भी छुप के रह सकती है। ये सब कैसे होता है? It is only due to the variation, and in this chapter we are going to study this all variations in human beings as well as other species in very detail. So again हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इस पिक्चर को देखने के बाद हम लोग इस ईयर लोब पर हम लोगों को ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वेरिएशन हुई होगी, जिस वेरिएशन की वजह से कान में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी कान का ये डिज़ाइन फ्री या अटैच लोब ये दर्शाता हो कि उनके पैटर्नल पेरेंट, जो मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके कान का पैटर्न ऐसा है। आप इसको देखने के लिए ध्यान से अपने खानदान के लोगों का कान देखिएगा, पहले क्लास में और फिर खानदान के लोगों को खोजिएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि आपके अंदर ये जो चीज़ हैं, ये चीज़ें आप में कहाँ से आई हैं। ठीक है, कोई काले हैं तो खोज के देखेंगे अपने खानदान में जब से डार्केस्ट लोग कौन कौन थे, मैं देख चुका हूँ। ठीक है, हमारे ओर मत देखिए, अपने ओर देखिए। ठीक है, सो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।